हेलो बच्चों, SRY क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के जीव विज्ञान के चौथे अध्याय का, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का इसका 5वां भाग। इसके 4 भाग का वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ताकि ये जो है ये आप पे समझ में आए। और ये इस साल की बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेंडल के जो 3 नियम मेंडल ने दिया, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अभियोजन का नियम। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि मेंडल ने ये बताया था कि लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो यूनिट हैं उनको मेंडल ने कारक कहा था। तो उसका ये रीजन था कि उस समय जब मेंडल का जो ये कार्य था, जब पूरा उनका कार्य हो गया, मेंडल ने अपना नियम दे दिया, तो 1865 में उनका जितना भी नियम था वो प्रकाशित हो गया 1865 में। लेकिन वो वर्ष 1900 तक वो जो नियम था वो अनेकों कारणों से अज्ञात रहा, या लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाया, या लोग उसको जान नहीं पाए। ठीक है, उसके अनेक रीजन थे। पहला जो उसमें रीजन था वो था संचार की सुविधाओं का अभाव, कि आज की तरह उस समय जो है इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी कि कहीं भी कोई चीज़ होती है तो वो तुरंत जो है आसानी से दूसरे देशों में या सभी जगहों पर फैल जाते। तो उस तरह उस समय की बात, जिस समय हम लोग बात करें, उस समय संचार की इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी। इस पहला रीज़न ये था कि मेंडल का जो कार्य था वो 1865 में भले प्रकाशित हुआ, लेकिन सन 1900 तक वो अज्ञात ही रह गया। दूसरा जो इसमें मेन रीजन था वो था कि मेंडल ने जो कारक की संकल्पना की थी, ठीक है, मेंडल ने जो कारक बताया था, चूँकि उसके पहले के जितने जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने भी इस क्षेत्र में काम किया था, उनको ये जो मेंडल ने कारक नाम की जो संकल्पना दी थी ना, उनको ये जो था, क्योंकि वो कभी भी ऐसा था कि जो भी विभिन्नताएँ होती हैं वो विभिन्नता के सतत रूप से ही परिवर्तित थे। सतत रूप का मतलब होता है कि जैसे कोई लगातार, जिसको हम कह सकते हैं। तो वो जो वैज्ञानिक थे उसमें कि वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो मेंडल कह रहे हैं कि जो लक्षण है वो एक यूनिट, एक कोई चीज़ है जिससे नियंत्रित करता है, तो उसको मानने को तैयार नहीं थे। तो दूसरा ये रीज़न था कि मेंडल का कार्य जो है वो अज्ञात रहा। तीसरा जो रीज़न था वो था कि जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया है कि मेंडल ही वो पहले व्यक्ति थे जिसने जीव विज्ञान में सर्वप्रथम गणित का उपयोग किया था। तो उस समय के जितने भी जैव वैज्ञानिक थे, चूँकि ये गणित का उपयोग जीव विज्ञान की घटनाओं की व्याख्या करने के लिए करना, उस समय के वैज्ञानिकों को ये बात पसंद नहीं आई, या उस समय के वैज्ञानिकों को ये रास नहीं आया कि कैसे हम गणित का उपयोग करके किसी जैव वैज्ञानिक घटना की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये भी रीज़न था कि मेंडल के जो कार्यों को वो पूरा वो नहीं मिल पाया, जो मेंडल का जो कार्य था वो कई सालों तक अज्ञात रहा, लोग उसको बारे में नहीं जान पाए। ठीक है, अगला जो रीज़न था वो कारक, जो मेंडल कह रहे थे कारक होता है, ठीक है, उस कारक की उपस्थिति का कोई भौतिक प्रमाण जो है वो मेंडल नहीं दे पाए थे। मेंडल ने ये नहीं बताया था कि ये कारक जो होते हैं ये कहाँ पर, जो जीव होता है उसके किस अंग में या कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, इसके बारे में मेंडल ने कोई जानकारी नहीं दी थी। तो ये प्रमुख कारण थे, 4 प्रमुख कारण, इसके अलावा भी अन्य कारण थे, लेकिन ये 4 प्रमुख कारण थे कि मेंडल का जो कार्य था भले 1865 में प्रकाशित होने के बाद भी सन 1900 तक ये जो कार्य इनका था वो अज्ञात रहा, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब सन 1900 जब शुरू हुआ तो इसमें 3 वैज्ञानिक थे, जिसमें पहला वैज्ञानिक था ह्यूगो ड्रीविस, दूसरा कार्ल लॉरेंस और तीसरा एक वैज्ञानिक थे वान सेरमैक। इन्होंने स्वतंत्र रूप से, ये तीनों अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे, इन्होंने स्वतंत्र रूप से जब वंशागति पे अध्ययन करना शुरू किया तो इनके भी प्रयोग के जो परिणाम थे वो एकदम मेंडल के परिणामों से मैच खाते थे, या मेंडल के परिणाम के अनुरूप ही थे। फिर इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के जो नियम मेंडल ने दिए थे, या जो मेंडल का प्रयोग था, उसकी पुनः खोज की कह सकते हैं, उसका सत्यापन इन्होंने किया कि वाकई में जो मेंडल कह रहे थे वो सही है या नहीं सही है। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के, हम दोबारा ये कह सकते हैं कि मेंडल के जो कार्य था, जो
लगभग 35 वर्षों तक अज्ञात रहा, तो उसको पुनः लोगों के बीच में बताया किसने? ये 3 वैज्ञानिक, ह्यूगो ड्यूबिज, कार्ल कॉलिन्स और एडवर्ड शेरमैक। ठीक है, अब जब इस समय की बात हो रही थी सन 1900 की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सन 1900 की। इस समय जो था माइक्रोस्कोपी जो है, माइक्रोस्कोपी यानी सूक्ष्मदर्शन, जिसकी सहायता से हम बहुत अति सूक्ष्म वस्तुओं को भी कई गुना बड़ा करके देख सकते हैं। इस तकनीकी में ये तकनीक जो है विकसित हो चुकी थी। ठीक है, इस तकनीक में लगातार प्रगति हो रही थी और जिसकी सहायता से वैज्ञानिकों ने कोशिका विभाजन जो होता है जीवों में, उसका सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया था। ठीक है, सफलतापूर्वक अध्ययन कोशिका विभाजन का कर लिया था माइक्रोस्कोपी की सहायता से। और कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसकी भी खोज उस समय तक हो चुकी थी। जो कोशिका के विभाजन से पहले जीव में द्विगुणित होते हैं और विभाजित होने के बाद ये अगुणित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब द्विगुणित होते हैं विभाजन के पहले और फिर ये विभाजन जब हो जाता है तो अगुणित, मतलब जो भी जितना भी ये गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन तो ये 2 तरह की होती है, समसूत्री या अर्धसूत्री। तो चूंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं चलन पे, तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं केवल और केवल अर्धसूत्री विभाजन की। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या जो प्रारंभ में होती है वो घट के संतति कोशिकाओं में आधा रह जाती है। तो इसका भी अध्ययन पूरा सुचारू रूप से माइक्रोस्कोपी की सहायता से किया जा चुका था। ठीक है, अब 1902 तक अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो गुणसूत्र हैं ये किस तरह के व्यवहार करते हैं, इसका भी ज्ञान हो चुका था। इसके बारे में वैज्ञानिक जो थे वो बता चुके थे कि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो जो गुणसूत्र हैं कोशिका के केंद्रक में वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह की उनकी गति होती है वो, या किस तरह से वो अगले संतति कोशिकाओं में जाते हैं, इन सब का अध्ययन जो है वो हो चुका था। इस सब चीज़ों के बारे में जो ज्ञान, ये सब जो ज्ञान था, इन सब का प्रकाशन हो चुका था, लोग इसके बारे में जान चुके थे। ठीक है, अब आया वाल्टन सर और वाल्टन सटर, थियोडोर वामेरी। अब ये जब देख रहे थे अर्धसूत्री विभाजन जो ये युग्मक जनन है उस प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने ये पाया कि जिस तरह से मेंडल कह रहे थे कि जो कारकों का विसंयोजन होता है या कारकों का स्वतंत्र अभिवन होता है, उन्होंने जो वाल्टर सटर, थियोडोर वामेरी थे, इन्होंने देखा कि जिस तरह से मेंडल ने कारकों के बारे में कहा है वही बात किसके लिए सही है? गुणसूत्र के लिए भी सही है। ठीक है, गुणसूत्रों का इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो गुणसूत्रों का व्यवहार होता है उसका गहन अध्ययन किया और ये बताया कि गुणसूत्रों का भी व्यवहार मेंडल के कारकों जैसा ही है। और इस तरह से कि जो मेंडल कोशिका विभाजन की जो समसूत्रण विधियों में गुणसूत्रों के व्यवहार का अध्ययन ये लोग कर रहे थे और उसमें गुणसूत्रों के व्यवहार के अध्ययन के आधार पर इन्होंने जो मेंडल कारक जिसको कह रहे थे उसको इन्होंने गुणसूत्र की सहायता से समझाने की कोशिश की या समझाने का प्रयास किया कि जो मेंडल कह रहे थे कारक जो होता है वो भी संयोजित होता है, सेम टू सेम उसी तरह गुणसूत्रों में भी यही लागू होती है कि जब कोशिका विभाजन होने लगती है तो इसके पहले जो गुणसूत्र होते हैं वो भी जोड़े में रहते हैं और फिर जब कोशिका विभाजन होता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं, सेम टू सेम जैसे मेंडल के कारक हो रहे थे, जिसके बारे में हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जिनके समान गुणसूत्र भी युग्म के रूप में कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं और जब कोशिका विभाजन हो जाता है, ठीक है, जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो ये गुणसूत्र भी अलग अलग हो जाते हैं। और इन्होंने वाल्टर सटर, थियोडोर वामेरी ने बताया कि जो एक एलील के दोनों जीन होते हैं, ठीक है, एक एलील के 2 जीन, जैसे उसमें जीन की बात हम जो मेंडल के कारक की बात करते हैं तो मेंडल ने कहा था कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले 2 कारक होते हैं, ठीक है, किसी जीव में। तो वो जो 2 जो कारक हैं या जो जीन हैं वो पाए जाते हैं किसी भी समजात गुणसूत्रों पर। समजात गुणसूत्र किसको कहते हैं? तो अभी जैसा कि हमने बताया कि कोशिका में विभाजन से पहले जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में होते हैं और एक जोड़े के दोनों गुणसूत्रों को कहते हैं समजात गुणसूत्र। ठीक है, समजात गुणसूत्र।
एक जोड़ी के जो दोनों गुणसूत्र हैं उसको कहते हैं समजात गुणसूत्र। और वाल्टर सटन थियोडर बावेरी ने ये बताया कि जो लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जिसको मेंडल कारक कह रहे हैं वो एक समजात गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं या फिर विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि गुणसूत्र का व्यवहार कैसा होता है या जीन या कारक का व्यवहार कैसा होता है। तो जीन या कारक के बारे में हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह का व्यवहार करते हैं। यहाँ पे गुणसूत्रों का व्यवहार हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि गुणसूत्र जो होते हैं वो हमेशा मतलब जब कोशिका विभाजन से पहले कोशिका में वो जोड़े में होते हैं और सेम टू सेम इसी तरह जो कारक होते हैं ये कारक भी जोड़े में ही होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि गुणसूत्रों में युग्मक के जनन के दौरान ये इस तरह से विसंयोजित या अलग होते हैं कि एक युग्मक को जो एक जोड़ी में जो दो गुणसूत्र हैं उसमें से एक युग्मक को केवल एक ही गुणसूत्र प्राप्त होता है। यानी इसका संयोजन भी जो विसंयोजन का नियम हमने पढ़ा था ठीक उसी के अनुरूप गुणसूत्रों का भी व्यवहार होता है। यहाँ पे अगर जीन या कारक का भी बात करें तो उसमें भी हमने यही देखा था कि युग्मक जनन के दौरान विसंयोजित होते हैं ये कारक और किसी एक युग्मक को एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारकों के जोड़े में से केवल एक ही कारक जो है वो प्राप्त होता है। तीसरा अगर देखेंगे गुणसूत्रों के बारे में बात करेंगे तो ये अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होते हैं। जैसे अगर मानव में बात करें कि मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, सब जोड़े में रहते हैं। जब कोशिका विभाजन होना होता है तो ये जो 23 जोड़ी हैं, ठीक है 23 जोड़ी है, सबका वियोजन जो होता है वियोजन सबका एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। यानी किसी भी गुणसूत्र का जो वियोजन है कि अलग होना वो किसी दूसरे पेयर पे डिपेंड नहीं करता है, सबका अपना अपना स्वतंत्र वियोजन होता है 23 के 23 जोड़ी गुणसूत्रों का। ठीक इसी के समान जीन में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जीन में भी क्या होता है कि एक जोड़ा जो होता है किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारकों का एक जोड़ा जो है वो किसी दूसरे लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारकों के जो जोड़े हैं उनसे इसका वियोजन पहले वाले का या हम कहें कि दूसरे वाले का जो वियोजन होता है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, किसी पे नहीं डिपेंड करता है। उसमें हमने देखा था कोई ज़रूरी नहीं था कि पीला के साथ गोल ही आएगा या ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हरा के साथ झुर्रीदार ही आएगा। ठीक है, तो एक दूसरे से ये जीन और गुणसूत्रों का व्यवहार है। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं चित्र के माध्यम से कि किस तरह से होता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें गोल और पीला का तो अगर ये बात करें कि नहीं ये गुणसूत्र है जिसमें लाल के लिए ये गुणसूत्र और ये राउंड के लिए गोल के लिए आर और येलो के लिए ये गुणसूत्र है पीला। तो इसलिए पौधा कैसा था गोल और पीला। दूसरे के अगर विपरीत इसके विपरीत बात करें तो इसमें क्या था हरा और झुर्रीदार। हरा के लिए स्मॉल आर जिसमें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसके दो गुणसूत्र होंगे जिनको दोनों को समजात गुणसूत्र कहा जाएगा। इसी प्रकार वाई का होगा। जब इसमें युग्मक होगा तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा और समजात गुणसूत्रों में से क्या जो एक जोड़ी गुणसूत्र है उसमें से केवल एक ही गुणसूत्र किसी एक युग्मक को प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे दो स्मॉल आर है दो कैपिटल वाई है तो हर एक युग्मक को एक स्मॉल वाई और एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह दूसरे वाले में भी हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे कैपिटल आर के एक जोड़ा है कैपिटल वाई का एक जोड़ा है। जब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा तो हर एक युग्मक को एक कैपिटल आर प्राप्त होगा एक कैपिटल वाई प्राप्त होगा। और जब इनका संलयन होगा, ठीक है, जब इनका संलयन होगा तो क्या होगा कि एक आर एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई और एक कैपिटल वाई मिलेगी। कुछ इस तरह से वो दिखेगी, इस तरह से कि एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर एक कैपिटल वाई दूसरा स्मॉल वाई। और ये पौधा कैसा था गोल और पीला था। ठीक है, गोल और पीला था। इसमें अगर हम विसंयोजन के नियम की व्याख्या करना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो ये जो गुणसूत्र हैं, ठीक है, समजात गुणसूत्र वो इस तरह से व्यवस्थित होंगे कि आर वाले का ये वाला हो गया वाई वाले का ये वाला हो गया। और जब इसमें युग्मक जनन होगा, ठीक है, युग्मक जनन के दौरान ये दोनों गुणसूत्र हैं समजात गुणसूत्र वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे से विसंयोजित हो जाएंगे। ठीक है, तो एक को क्या प्राप्त होगा एक को कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई और एक को कैपिटल आर कैपिटल वाई प्राप्त होगा। और फिर
यहाँ पे चूंकि अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और फिर जब बनेगा तो जो उसका कापी है, ठीक है, वही चला जाएगा। तो इसमें कुछ 2 तरह के युग्मक उत्पन्न होंगे, जिसमें आधा जो है कैपिटल आर स्मॉल आर वाले और एक आधा जो है वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसके आधार पर हम लोग विसंयोजन का नियम जैसा हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, इसकी व्याख्या हो जाती है। दूसरा जो नियम था, तीसरा स्वतंत्र अभिवन का नियम, तो वहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये आया हुआ था, इसके 2 कॉम्बिनेशन संभव है मध्यावस्था 1 पे। मध्यावस्था अर्धसूत्री विभाजन में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन में कई अवस्थाएं होती हैं, उसमें से एक अवस्था होती है मध्यावस्था, जिसको कहते हैं मेटाफेज 1। इसमें 2 विभाजन होते हैं। पहला विभाजन होता है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट पे ये जो पहली अवस्था है मियोसिस फर्स्ट की मध्यावस्था यानी मेटाफेज 1 है। इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के मध्य में आते हैं और वहीं से उन गुणसूत्रों का कि कौन सी सेल में कौन सा गुणसूत्र जाएगा, वहीं से उनका विसंयोजन होता है। तो यहाँ पे अगर संयोजन देखेंगे तो एक संयोजन ये संभव है, एक संयोजन ये संभव है, ठीक है। और फिर जहाँ पे यहाँ पश्चावस्था मतलब मध्यावस्था के बाद पश्चावस्था आती है, तो उसमें गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें कुल टोटल 4 तरह के युग्मक उत्पन्न होंगे, यानी और उसमें से 1/4 जो होंगे वो कैपिटल वाई कैपिटल आर वाले 1/4, स्मॉल आर वाले 1/4 जो होंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर वाले, और 1/4 जो युग्मक होंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर वाले होंगे। और जब इनका निषेचन होगा, ठीक है, जब इनका निषेचन होगा तो 9 जो है हमको गोल पीले मिलेंगे, 3 जो है हरे और गोल मिलेंगे, 3 जो है झुर्रीदार और पीले मिलेंगे, और 1 जो है वो झुर्रीदार और हरा मिलेगा। तो ये था वंशा। तो इसमें क्या हुआ कि जो सटन बावेरी थे, थियोडर, हाँ सटन और बावोरी, इन्होंने क्या किया कि जो जिसको मेंडल कारक कह रहे थे, तो इन्होंने बताया कि जो मेंडल कारक कह रहे हैं वो एक्चुअली गुणसूत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेंडल का जो ज्ञान था उसको सटन और बावेरी ने क्रोमोसोम के व्यवहार से जोड़ करके वंशागति का एक नया सिद्धांत दिया, जिसको कहा जाता है वंशागत का गुणसूत्रीय सिद्धांत, ठीक है। यानी वंशागत को समझने के लिए वंशागत में जो मेंडल कारक कहते थे, उस कारक की जगह पे अब गुणसूत्र कहा जाएगा। तो ये था सटन और बावेरी द्वारा दिया गया वंशागत का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।